तो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका आपको नेम क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में क्या था आपका, लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में हमने ये सब पढ़ा था कि लिविंग बींग्स कौन से हैं, नॉन लिविंग बींग्स कौन से हैं, राइट। अब जो लिविंग है और नॉन लिविंग है उनको डिफरेंशिएट कैसे किया, नेमिंग कैसे की, उनकी हमने स्टडी कैसे की। उनकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। स्टडी करने के लिए जो हमने एड्स यूज किए थे वो थे टेक्सोनॉमिक एड्स। इस चैप्टर में आके हम नॉन लिविंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। वी आर कंसर्न विद द लिविंग बींग्स ओनली। तो शुरुआत में इसको स्टोरी की तरह समझो कि बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग। जब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी होती जाएगी उनके नाम तो रखे ही जाएंगे, नॉमेनक्लेचर तो होगा ही होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, उसको कौन से किंगडम में रखा जाएगा। तो जो बायोलॉजी में ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट की थी एरिस्टोटल ने। ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल ने इनिशियली कहा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब था प्लांट्स और एनिमल्स। उन्होंने कहा कि इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दे कैन ईदर बिलोंग्स टू द प्लांट्स और दे कैन बिलोंग टू द एनिमल। तीसरी कोई किंगडम नहीं है, तीसरी कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो जितने भी प्लांट्स थे, ट्रीज थी, हर्ब्स थी, श्रब्स थी, मैंने बताया था जो बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं उनको नाम दिया जाता है ट्रीज का। फिर जो उससे छोटे होते हैं साइज में, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो छोटी हाइट के ही होते हैं, उनको कहते हैं श्रब। जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियों टाइप जो नीचे नीचे फैले हुए होते हैं, दे आर नोन एज हर्ब्स। तो इन्होंने बोला कि ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे वो सब किंगडम प्लांटी में आएंगे। जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, चाहे उनमें रेड ब्लड हो चाहे उनमें रेड ब्लड ना हो, दे ऑल विल बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमल्स। तो यहाँ आके एरिस्टोटल ने बात खत्म की। फिर कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने वो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, उन्होंने ही दोबारा से क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने भी टू किंगडम ही क्लासिफिकेशन दी थी। डिफरेंस क्या था यहाँ ध्यान देना है। एरिस्टोटल ने भी देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और लीनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इट मींस कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने भी उनको दो किंगडम में डिवाइड किया था और इन्होंने भी उसको दो किंगडम्स में ही डिवाइड किया था। डिफरेंस ये था कि इन्होंने डिवाइड करने के लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझते हो कि जो दिखने में कैसे हैं, लेकिन लीनियस ने और कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया था इन एडिशन टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इतना समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक कि एरिस्टोटल ने और लीनियस ने क्या किया था? प्लीज आप लोग साथ साथ रिप्लाई करो ताकि मैं आगे मूव करूं। यस मैम। क्योंकि अगर इस चैप्टर का बेस तैयार हो जाएगा फिर हम स्पीड ले लेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझना। नेक्स्ट आए अब लीनियस और एरिस्टोटल। इन्होंने दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो दे दी, ठीक है। दे वर टॉकिंग अबाउट द किंगडम एनिमल्स एंड द किंगडम प्लांट। दो किंगडम इन्होंने बता दिए, बट ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, और आप कह सकते हो कि कमियां थी। कमी क्या थी? नंबर वन, यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ना तो पूरी तरह प्लांट्स में आता है ना ही पूरी तरह एनिमल्स में आता है। यहाँ मैंने इसके कैरेक्टर मेंशन किए हुए हैं कि इसके पास कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ किसके हैं, प्लांट्स के। जैसे प्लांट्स की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास प्लांट्स की तरह सेल वॉल नहीं होती। तो कुछ कैरेक्टर किसके हैं, प्लांट्स के, कुछ एनिमल्स के। अब एरिस्टोटल ने और लीनियस ने ये तो नहीं बताया कि यूग्लिना को कहाँ रखेंगे। फिर बात करते हैं फंगस की। फंगस को कहाँ रखा जाए? ये सेप्रोफाइट होती है। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं। तो एरिस्टोटल और लीनियस ने ये भी तो नहीं बताया कि फंगस को कहाँ रखेंगे और यूग्लिना को कहाँ रखेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन तो वाइडली यूज नहीं था। फिर आए अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कहा था? अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। प्लांट्स तो थे ही थे, प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं, मैंने बताया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना पाते हैं, दे आर नोन एज दी ऑटोट्रॉफ्स। कदी का है कदी का कौन।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, दे आर नोन एज दी ऑटोट्रॉफ्स। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक्स्ट्रा काम किया। उन्होंने दो किंगडम तो दे ही दिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स भी बोल सकते हो, प्लांट्स और एनिमल्स भी। इन्होंने तीसरा किंगडम ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा, क्योंकि ये नया ऐड हुआ था इसीलिए इसको ऊपर लिखा जाता है, राइट। प्लांट और एनिमल पहले से थे तो वो कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे। तो लेकिन अब इसमें भी क्या था, फंगस के लिए तो इसमें भी जगह नहीं थी, फंगस के बारे में तो इन्होंने भी नहीं बताया कि कहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। फिर आए कॉपलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपलैंड का नाम बहुत बार जाना जाता है, फेमस है ये। कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कॉपलैंड ने मोनरा किंगडम को ऐड किया था। मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड, हु एडेड द किंगडम मोनेरा इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने ऐड किया था, कॉपलैंड ने। तो ये वो पहली बार थी। कॉपलैंड पे बहुत बार क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि एक तो 4 किंगडम आया पहली बार, दूसरा ये फर्स्ट टाइम थी जब प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से अलग किया गया। देखो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं और जो प्रोटिस्टा है, ये तीनों किसमें आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मोनेरा में क्या आते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। तो बड़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, मोनेरा किसने दिया था, कॉपलैंड ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कॉपलैंड ने। फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से अलग किसने किया था, कॉपलैंड ने। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पता है आपको, Yes, ma'am. ठीक है। जिनमें न्यूक्लियस हो, वेल सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो, वो क्या है, प्रोकैरियोट, सॉरी यूकैरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होती, वो किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। देन विटेकर, विटेकर का नाम लिखा जाता है R.H. विटेकर। तो अब ये लेटेस्ट थी, इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी टिल डेट 1969 में दी थी, और आज देख लो 2021 चल रहा है, आज भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो मोनेरा पहले दे दिया गया था कॉपलैंड ने, प्रोटिस्टा उससे पहले दे दिया अर्नेस्ट हैकल ने, प्लांट और एनिमल तो एरिस्टोटल के टाइम से चले आ रहे थे। तो क्वेश्चन है कि R.H. विटेकर ने किसको ऐड किया था, फंगस को। यहाँ आके सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि बैक्टीरिया के लिए भी जगह है, फंगस के लिए भी जगह है, यूग्लिना के लिए भी जगह है, प्लांट्स और एनिमल के लिए तो है ही है। तो जो सबसे फेमस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है वो किसने दिया था, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने किसको ऐड किया था, फंगस को। आपको ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था, एरिस्टोटल ने दिया था किंगडम और प्लांट, सिर्फ 2 ही किंगडम, एनिमल और प्लांट 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने, ठीक है। फिर कौन आए थे, लिनियस, लिनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, प्लांट्स और एनिमल। बट बहुत कंट्रोवर्सी थी कि यूग्लिना को कहाँ रखेंगे, फंजाई को कहाँ रखेंगे, इनको कौन से किंगडम में स्टडी किया जाएगा। फिर आए अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने नया किंगडम ऐड किया था, प्रोटिस्टा। स्टिल क्वेश्चन था कि फंगस की तो कोई जगह ही नहीं है, फिर भी नहीं है, ठीक है। फिर आए कोपलैंड, कोपलैंड ने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा को ऐड किया, प्रोटिस्टा पहले से ही था, प्लांटी पहले से था और एनिमेलिया भी पहले से था। फिर आए विटेकर, विटेकर ने कौन सा ऐड किया, फंजाई। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, हम कहते हैं कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, R.H. विटेकर ने दिया था। एक हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी लिखा होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज कैसे हुआ। तो उसके बारे में आप लिखोगे, पहले एरिस्टोटल आए, फिर लिनियस आए, फिर कोपलैंड, कोपलैंड के सॉरी फिर अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल के बाद कोपलैंड, कोपलैंड के बाद R.H. विटेकर। 1 बाय 1 चेंजेस आते गए, जब आके सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ठीक है, तो उसको वाइडली एक्सेप्टेड माना गया। आज भी हम ये मान के चलते हैं कि इस प्लेनेट के ऊपर 5 ही किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक ऑर्गेनिज्म की हायरार्की क्या होती है, 7 कैटेगरीज होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, सॉरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। किंगडम की अगर सिर्फ बात करें तो 5 किंगडम है, देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हायरार्की की बात करें तो 7 लेवल्स थे ना, किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। एक ऑर्गेनिज्म को इन 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किंगडम की बात करें तो इस प्लैनेट में, इस दुनिया में 5 किंगडम पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, हम सिर्फ यहाँ किंगडम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कैसे था। एरिस्टोटल, लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, कोपलैंड, उसके बाद आरएच विटेकर, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिल पाया था। ठीक है, उसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था वूज ने, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी कि वूज ने कुछ नया नहीं किया था। देखो, जो किंगडम मोनेरा ऑलरेडी दिया गया था ना, मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, हम आज पढ़ेंगे इसको, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप इसको सिंपल भाषा में समझो कि एक ही क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने 25 कर दिए, 2 मान लिए, या आपने 50 की एक क्लास मान ली, बात तो एक ही है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, कुछ भी नया ऐड नहीं किया था। आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ भी नया ऐड नहीं किया था। मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बहुत पुराने वाले बैक्टीरिया और नए वाले बैक्टीरिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आप सीधा मोनेरा लिख दो, बात एक ही है। आप मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो कि ओल्ड बैक्टीरिया और न्यू बैक्टीरिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बावजूद भी कौन सी मोस्ट फेमस रही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसको करना इजी है, प्रिसाइज है, वो मोनेरा को 2 में डिवाइड नहीं किया। वो आप ऐसे लिख दो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, या सीधा मोनेरा लिख दो, बात तो एक ही है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वूज ने। लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई नया चीज इसमें ऐड, देखो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम दिए, लिनियस ने 2 दिए, फिर आया अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट ने तीसरा ऐड किया, कोपलैंड ने चौथा ऐड किया, विटेकर ने 5वां ऐड किया, वूज ने कोई ऐड नहीं किया। जो एक था उसी को ही 2 में डिवाइड कर दिया, तो उसका कोई बहुत बड़ा रिलेवेंस नहीं है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए पहला अटेम्प्ट किसका था, एरिस्टोटल का और लिनियस का। मोस्ट फेमस कौन है, विटेकर्स का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम किसने दिया था, वूज ने, क्योंकि उसने कुछ भी नया ऐड नहीं किया था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था मोनेरा, उसी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और एक, आर्की का मतलब होता है ओल्ड बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब होता है न्यू वाले बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. इज क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. बेटे, कोई कोई एक लोग, एक ही बच्चा जवाब देता है, बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट करूं आगे? आपको बहुत इजीली, अभी आपको पूरे माइंड में एक पिक्चर बनानी है। शुरू में थोड़े एफर्ट्स आते हैं पढ़ने में, फिर आप यूज टू हो जाओगे चीजों को समझने के। 11th के बाद से ये याद रखना कि रट्टा बाय हार्ट चीजें लर्न नहीं होती। किताब की 4 लाइनों से आप जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, पास हो जाओगे ठीक है, लेकिन बुक की 4 लाइनों से एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम एक रेफरेंस बुक मान के चलते हैं, एनसीईआरटी, जो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें डिटेल करना पड़ता है, अदरवाइज हम चीजों को समझ नहीं पाते। ठीक है, दूसरी बात कि अगर अब आपका करियर स्टार्ट होता है, कुछ अच्छा लाइफ में करना है, तो कुछ अच्छा समझना भी पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड था, चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या समझा। फिर आप आते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, यहाँ हम किंगडम पे फोकस कर रहे हैं कि इस प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। शुरुआत 5 किंगडम से नहीं हुई थी, शुरुआत 2 किंगडम से हुई थी, एरिस्टोटल, लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, कॉपलैंड और फिर विटेकर और फिर वूज। ये नाम आपको याद रहने चाहिए हमेशा। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यूज किसको किया गया, देखो हर साइंटिस्ट ने अपना काम किया, अपनी नई डिस्कवरी को सामने रखा, यूज तो वो होगी ना जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, सिंपल। तो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, आज के डेट में भी हम उसी को ही यूज करते हैं। ये आपके चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन था।
अब हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा अलग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा अलग, फंजाई अलग, प्लांटी अलग, एनिमेलिया अलग। बिलीव मी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरियत लाके पढ़ोगे तो बोरी होगी इसमें। तो ये मैं तुम्हारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे पढ़ रहे हो। मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि ये मेरे अपने पढ़ने के टाइम के नोट्स हैं। जैसा हमें टाइम मिलता था हम इसको लिख देते थे। मैं आपको ट्रांसलेट करके देती जाऊंगी, आप उसको ठीक से अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा है एनसीईआरटी से, मैं आपको बता दूंगी कहाँ एक्स्ट्रा है, तो आप चाहो तो उसको छोड़ देना। तो ये लिखा है कि जो फर्स्ट 3 सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, एरिस्टोटल, लिनियस और अर्नेस्ट हैकल की, इनको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों कहते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्योंकि इसमें क्या था कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया नहीं गया था। ये कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ, हाँ बेटा बुक यही वाली है, यही है एनसीईआरटी की बुक। मैंने आपको इंडेक्स भी शेयर किया था, मैं दोबारा से कर दूंगी, कोई दिक्कत है तो। 3 देखो, जो एरिस्टोटल ने दिया था, लिनियस ने दिया था और अर्नेस्ट हैकल ने दिया था शुरुआत में, ये जो तीनों सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, इनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द रीजन बिहाइंड दिस कि ये सुपरफिशियल थे, मतलब 2-3 कैरेक्टर्स ले लिए और किंगडम क्लासिफाई कर दिए, तो इनको नेचुरल नहीं कहा गया, इनको कहा गया था आर्टिफिशियल। फिर जो विटैकर ने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था और वूज ने दिया था। कॉपलैंड ने 4 किंगडम दिया था, विटैकर ने 5 किंगडम, वूज ने 6 किंगडम। मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी है। इनको कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 तरीके हैं क्लासिफाई करने के। अगर किसी चीज को क्लासिफाई कर दिया ऊपर ऊपर से, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया सुपरफिशियल, तो उसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये इतना कामयाब नहीं है। तभी तो एरिस्टोटल, लिनियस और अर्नेस्ट हैकल वाले सिस्टम को यूज नहीं किया गया था। फिर आए कोपलैंड, एरिस्टोटल, कॉपलैंड, विटैकर और वूज। इन्होंने डीप में स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स को, तभी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सभी ये 5 किंगडम दे पाए थे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, नेचुरल सिस्टम कौन से हैं। जो पहले 3 हैं, एरिस्टोटल, लिनियस, अर्नेस्ट, ये तो दिया था इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बाद वाले 3 हैं, कोपलैंड, विटैकर और वूज, इन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। विटैकर ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए? ठीक है, विटैकर ने 5 किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनको डिवाइड कैसे किया? कुछ तो उसके दिमाग में आया होगा ना कि मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर। मैं एक क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ, कुछ तो मैं सोचूंगी ना कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एवरेज हैं, थोड़े बिलो एवरेज हैं और बिल्कुल ठीक ठीक वाले हैं। कुछ तो मेरे माइंड में क्राइटेरिया होगा। या मैं हाइट वाइज करूंगी, जो बहुत लंबे हैं, फिर इंटरमीडिएट हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। या मैं ये देखूंगी कि जिनका प्रीवियस रिजल्ट कैसा है। मतलब मैं कुछ तो माइंड में चीज लेके चलूंगी ना कि मुझे इस तरीके से इनको क्लासिफाई करना है। तो अब सारे पीछे रह गए, विटैकर को ही सबसे ज्यादा माना गया, विटैकर को ही पूछा गया, उसी की किंगडम क्लासिफिकेशन फेमस हुई। तो अब क्वेश्चन है कि विटैकर ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए थे? ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, आप उसको ध्यान देना, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं हम इसको। पहला कैरेक्टर था कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द सेल। ध्यान दो इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द सेल। पहले विटैकर ने ये देखा कि सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर सेल सिंपल है, प्रोकैरियोट है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? मोनेरा के अंदर। ठीक है, फिर अगर सेल कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोट है, आप सबको पता होगा कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ सेल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, इसका मतलब सेल जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तो उनको नाम दे दिया गया मोनेरा का। ये बन गया पहला किंगडम। फिर विटैकर ने देखा कि अच्छा सेल कॉम्प्लेक्स है, सेल कॉम्प्लेक्स है मतलब न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है,
और जो सेल है वो क्या है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा का। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, ओनली प्रोकैरियोट्स है, उनको दे दिया किंगडम मोनेरा का नाम। जो कॉम्प्लेक्स है उनको दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा का नाम। दो किंगडम हो गए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाले थे, जिनमें न्यूक्लियस भी है, जिनमें सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, अब ये देखा जाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ध्यान दो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल का मतलब क्या है? पहले देखा गया सेल को सिर्फ, भाई सेल सिंपल है या सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? फिर देखेंगे ऑर्गेनिज्म कैसा है। हम सब सेल्स के मिलकर बने हैं ना, ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है या फिर बहुत सारी सेल्स का। अगर वो एक ही सेल का बना है, सॉरी, एक ही सेल का बना है और वो सेल यूकेरियोट है, तो वो किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। मैं यहाँ आपको फिर से क्लियर करती हूँ, इसको थोड़ा सा समझना है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे विटेकर ने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाथी है या चूहा है या चींटी है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल। हम सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो सेल सिंपल है या सेल कॉम्प्लेक्स है? पहला क्वेश्चन, सिंपल है तो वो किंगडम बन गया मोनेरा। फिर सेल कॉम्प्लेक्स है, चलो मान लिया सेल तो कॉम्प्लेक्स है, ये सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है, ये सेल कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो एक सेल का बना है या उसमें बहुत सारी सेल्स हैं? अगर वो एक सेल का बना है और वो सेल कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या बनेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म प्लस यूकेरियोट्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बच गए आपके यूकेरियोट, तो होंगे ही होंगे मल्टी सेल, जिनमें बहुत सारी सेल्स हो। तो अब देखा जाएगा कि उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा। यूकेरियोट है और मल्टी सेलुलर है और अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या होंगे, प्लांट्स। यूकेरियोट है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, एनिमल्स। फिर यूकेरियोट है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन डेड और डिके मैटर पे सरवाइव करते हैं, तो वो क्या है, फंगस। ये किंगडम बन गए, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मैं इसको आपको फिर से क्लियर करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, विटेकर ने क्या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। पहला लिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, सेल कितनी एक कॉम्प्लेक्स है, सेल सिंपल है, ठीक है, या जो सेल है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। पहला फीचर हो गया कॉम्प्लेक्स। अगर वो सिंपल है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट्स। मैं यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ। तो ये कौन है, मोनेरा, इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये पहला किंगडम है। यहाँ चीजें क्लियर हो गई। अब बचा कॉम्प्लेक्स सेल। कॉम्प्लेक्स सेल होगी कौन सी वाली, यूकैरियोट्स। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, मोनेरा और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ सेल की बात की गई थी, ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि वो सिंगल सेल का बना है या वो मल्टी सेलुलर है या वो मल्टीपल सेल्स का बना है। गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहां तक चीज क्लियर है, अब इसको भूल जाओ, एक किंगडम वो बना चुका है। अब आती है बात यहाँ की, यूकैरियोट भी हो और सिंगल सेल भी हो। ये सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट भी हो और सिंगल सेल्ड भी हो, ये किस में आ जाएंगे, आपके प्रोटिस्टा के अंदर।
आपको यहीं से फीचर्स याद हो रहे हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले और प्रोकैरियोट किस में आते हैं, मोनेरा में। एक सिंगल सेल वाले लेकिन यूकैरियोट्स किस में आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर है। ये भी सिंगल सेल, आपको ध्यान रखना है, बट ये प्रो है। और ये भी सिंगल सेल है बट ये यूकैरियोट है। तो दूसरा किंगडम बन गया। अब बच गए मल्टीपल सेल वाले। मल्टीपल सेल वाले बहुत हो सकते हैं। अब ये देखा जाएगा कि इनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, ये अपना खाना कहाँ से लाते हैं। तो मल्टी सेलुलर तो प्लांट भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर तो एनिमल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर तो फंगस भी हो सकती है। और ये सारे प्लस क्या है, यूकैरियोट्स तो ये है ही। समझे मैम हाँ जी। मैम यूकैरियोटिक सिंगल हो तो प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक और सिंगल हो तो मोनेरा। हाँ क्लियर है, यहाँ ये क्लियर है, यहीं तक रहेगा। आप ध्यान से इसको समझो, फोकस करो इस पे, ये सबसे सिंपल तरीका है समझने का। यहाँ आओ आप कि विटेकर ने तीन आज चाहे तुम इस चीज को समझ लो, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लियर होनी चाहिए, तीन कैरेक्टर लिए। सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, खाना कैसे बनाते हैं वो अपना। समझ आ रहा है? साथ साथ बेटा मुझे आंसर करते जाओ। सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर विटेकर ने मान के चले। समझ आ गया? इतना क्लियर है? यस मैम। अब अगर सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे सिंपल सेल होती है प्रोकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस भी ना हो, जिसमें कोई ऑर्गेनल ना हो, तो वो किस में आ गए, मोनेरा के अंदर। इस धरती पर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाए जो एक सेल का बना हो, सिंगल सेल का बना हो, प्लस जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है, प्रोकैरियोट है, वो सारे क्या कहलाएंगे, मोनेरा। ठीक है, फिर क्या हो गया ये, मोनेरा। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेल वाले। ठीक है, इसी कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाले, जिनकी सेल कौन सी है, यूकैरियोट, जिनके पास न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है, और ये सिंगल, ठीक है, और ये क्या है, आप सिंगल सेल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल और मल्टी सेल, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर। फिर बात आती है मल्टीपल सेल वालों की। ये यूकैरियोट्स तो है ही है, मल्टीपल सेल्स हैं, क्या ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, तो प्लांट्स, दूसरों पे डिपेंडेंट है तो एनिमल्स, डेड डीके मैटर लेते हैं तो फंगस। ये थर्ड किंगडम बना दिया, ये चौथा, और ये पांचवा। इस तरीके से 5 किंगडम उन्होंने बना दिए थे। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना, मैं एक इमेज दिखा रही हूँ। आप चाहे अपने कैमरे ऑफ कर दो, लेकिन सिर्फ मुझे बीच में रिप्लाई करते रहना। ये इमेज दिख रही है सबको, ये इमेज दिखाई दे रही है? यस मैम। देखो, रॉबर्ट आर्ट विटेकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। एज पर दैट सिस्टम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू, ओहो एक सेकेंड, कुछ इशू है बेटा, वो इमेज चली गई है, एक सेकेंड। अब दिख रही है, इमेज दिखाई दे रही है यस आपको? आर एच विटेकर ने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम उन्होंने बता दिए थे। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने यूज किया था 5 किंगडम में क्लासिफाई
करने के लिए। ये देखो, अगर इस तरीके से आपको लर्न होता है तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर लेना। देखो, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं और ये यूकैरियोट भी हो सकते हैं। तो ये बात तो वही है ना कि सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिंपल वाले हैं और इनमें कौन सी है, सिंगल सेल, तो इसको क्या नाम दे दिया, मोनेरा। फिर इन्होंने कहा यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बात सारी वही है ना। सिंपल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, पहला क्वेश्चन यहाँ आता है। प्रोकैरियोट है, ठीक है, और सिंगल्स, ये मोनेरा सिंगल सेल ही होते हैं हमेशा, प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज सिंगल सेल। तो ये क्या हो गए, मोनेरा सिंपल है और सिंगल सेल वाले हैं, पहला किंगडम। क्वेश्चन आता है यूकैरियोट से। यूकैरियोट जो होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेलुलर भी हो सकते हैं। सेकंड, ठीक है, तो अगर वो सिंगल सेल है और यूकैरियोट है, ये देख रहे हो ना, दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, यूकैरियोट है और सिंगल सेल है, तो ये कौन सा किंगडम कहलाएगा, प्रोटिस्टा। फिर मल्टी सेलुलर है तो ये थर्ड पॉइंट, सेल वॉल है तो ठीक है, सेल वॉल नहीं है तो ठीक है। अगर सेल वॉल है, ठीक है, तो वो क्या बनेंगे, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी। ठीक है, और सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया। लेकिन ये जो बिना सेल वॉल वाले होते हैं ना, ये फंगस और प्लांटी दो हैं, ऐसे जो अपना फूड खुद बना सकते हैं और ऐसे जो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं। तो इस तरीके से 5 किंगडम बना दिए गए थे। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रो में मोनेरा ही आते हैं, ये सिंगल सेल वाले होते हैं, इसमें सिर्फ क्या होती है, वन सेल। तो ये आपका तो पहले ही फंडा क्लियर है। आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि जो मल्टी सेल यूकैरियोट है, मतलब इनके पास न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बल्गी सब है। अब ये एक सेल है या मैनी सेल्स हैं, अगर एक है और ये यूकैरियोटिक है तो ये प्रोटिस्टा है। बहुत सारी सेल्स है, वॉल है या नहीं है, अगर वॉल नहीं है तो चीज क्लियर है, किंगडम एनिमेलिया है ही है। वॉल है तो प्लांट भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। अब इनको कैसे अलग किया जाए, अगर ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है, तो ये क्या है, प्लांट्स। अगर ये डेड मैटर पे सरवाइव करते हैं तो ये क्या है, फंगस। तो इस तरीके से दुनिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? मैम सेप्रोफाइट तो फंगी में आएंगे और हेटरोट्रोफ्स तो एनिमल्स। हेट्रोट्रोफ्स और सेप्रोफाइट का मतलब एक ही होता है बेटे, मतलब जो किसी और अपना फूड खुद ना बना सके, किसी और चीज पे डिपेंड करते हो। ठीक है, सेप्रोफाइट स्पेसिफिकली उसको डिफाइन करता है जो डेड डिके मैटर पे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये। बेटा ये टॉपिक मैंने करा दिया था लेकिन क्लियर नहीं था, और नोट्स कॉपी में ही बनाने हैं। पहले लेक्चर अटेंड कर लो, फिर मैं नोट्स का बता दूंगी आपको। स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़ा स्लो जाता है, उसके बाद अगर आप एक बार इसको अच्छे से टॉपिक को कैच कर लोगे फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा स्पीड लेना। देखो, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ। ऑटो तो क्लियर है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ये कौन होंगे, सिर्फ प्लांट्स। और एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी अपना फूड खुद बनाती है। ठीक है, प्लांट्स में ही आते हैं ये। हेट्रोट्रॉफ, ये दो हैं, एक तो है, लगा लो आप, फंजाई, दूसरे हैं एनिमल्स, सारे अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये अदर सोर्सेस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं, ये डेड डिके मैटर पे। तो ये जो डेड डिके वाला होता है ना, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, सेप्रोफाइट। तो ये जो सेप्रोफाइट है ये इसी का ही एक हिस्सा है, हेट्रो का ही। ठीक है, इसी की एक टाइप है। ओके मैम, अब क्लियर हुआ? ये सब हो गया। आप इस तरीके से बता दो या उस तरीके से बता दो, बात एक ही है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या है। मैं आपको इमेज भी दूंगी, नोट्स भी दूंगी, आपको जो इजी लगे उसको करो। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 5 किंगडम डिवाइड कैसे किए गए। वैसे ये ज्यादा इजी है अगर देखा जाए तो, सेल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है,
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लाइन लगा दी मैंने बीच में। प्रोकैरियोट है और ये सिंगल ही होते हैं हमेशा, ठीक है, वन सेल है, तो ये तो मोनेरा है ही है। फिर एक लाइन लगा दी, हम ऊपर टप गए, अब इसको भूल जाओ, ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ आ गए यूकैरियोट। यूकैरियोट में वन सेल है या कई सारी हैं? अगर वन सेल है, यूकैरियोट है, तो ये क्या है? प्रोटिस्टा, इसको भी भूल जाओ। अब मैंने एक लाइन लगा दी, अब मैं यहाँ पहुंच गई। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में अपना खाना डेड डिके मैटर से लेते हैं, तो ये फंजाई है। मल्टी सेलुलर अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ये प्लांट है। मल्टी सेलुलर अगर अपना खाना खुद नहीं बनाते, डेड डिके पे भी नहीं है, लेकिन किसी और चीज पे डिपेंड है, तो वो एनिमल है। किसी भी तरीके से लर्न कर लो, आपको सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा था, कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया था, इसीलिए ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को आपको 2 एनिमेशन दिखाने हैं, उससे पहले आप यहाँ तक अपनी नोटबुक तैयार कर लेना। ये देखो, इसमें एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये यहाँ मैंने 5 किंगडम लिख दिए। सेल के आधार पर इसको कैसे डिवाइड करना है? सेल मोनेरा में एक है, प्रोटिस्टा में एक है, प्लांट में बहुत सारी है, फंजाई में बहुत सारी है, एनिमल में बहुत सारी है। आप ऐसे ऐसे मेंशन करोगे। इसमें न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेलिस इसमें एब्सेंट है, इन सब में प्रेजेंट है। ये टिक लगाने का मतलब है प्रेजेंट है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। ये आपको टेबल तैयार करनी है, इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है और एक एक के बारे में लिखना है किसमें कौन सा है।